सभी को नमस्ते। पिछले दिन हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर खत्म किए। तो रेशियो एनालिसिस में हमने कहा था कि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चल रहा था, लास्ट डे हम लोग वो पढ़ाए थे, ईपीएस ईपीएस पढ़ाए थे, अर्निंग पर शेयर, और पीई रेशियो बताए थे। और पीई रेशियो फिर उसके बाद एक और बताया था, क्या बताया था लास्ट वाला? हाँ, आरओआई बताए थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये पिछले दिन खत्म हुआ था, इस पे सवाल भी दिए थे, कुछ नहीं था, इंफॉर्मेशन खाली बिठाना था। तो आई होप सारा सवाल हो गया होगा। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो रिडम्पशन ये एक बचा हुआ है और एक फाइनल अकाउंट बचा हुआ है, बस दो ही चैप्टर बचा हुआ है। तो रिडम्पशन बहुत छोटा सा चैप्टर है। रिडम्पशन क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ, तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ केवल डिवेंचर है। एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर भी होता है। तो इशू ऑफ प्रेफ शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर, और फिर तुम्हारा एक और चैप्टर है ईशॉप, ESOP। वो तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे, छोड़ दो, नहीं पढ़ा रहे, छोड़ दो, जाने दो, अच्छी बात है, जितना पढ़ा रहे उतना अच्छा है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम लोगों को कुछ कुछ बात समझना है। कि सबसे पहले ये समझो कि आज थ्योरी पढ़ा देते हैं जितना दूर तक हो सकता है या हो जाएगा, तो अगले क्लास से प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें कुछ नियम है और उस नियम को आपको समझना है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्या मतलब है, पहले इस बात को समझते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पहले तो डिवेंचर क्या होता है ये आपके दिमाग में है कि डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होती है जो कंपनी इशू करता है। कब इशू करता है? जब वो पब्लिक से लोन लेता है, लॉन्ग टर्म के लिए बोरविंग्स लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके लिए वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट को डिवेंचर बोलते हैं। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, और इशू ऑफ डिवेंचर हमारा पूरा पढ़ा हुआ है। तो एक जब इशू करते हैं ना, तो उसी टाइम पे क्या करते हैं, हम अपने सर्टिफिकेट पे ही, सर्टिफिकेट में ही क्या कर देते हैं, कंडीशंस बताते हैं कि हम कब इसको करेंगे, रिडीम करेंगे, किस कंडीशन में रिडीम करें, सारा बात लिखा रहता है। प्रीमियम पे रिडीम करेंगे कि पार पे रिडीम करेंगे, कब करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, तो ये सब बातें उस पर लिखे थे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का उसी बेसिस पे है कि जब कंपनी रिडीम करती है तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या एंट्री करता है। तो बहुत इजी सा सिंपल सा चैप्टर, कुछ कठिन नहीं है इसमें। तो आइए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या मतलब है, क्या है इसका, फिर क्या कंडीशंस होते हैं, क्या तैयारी करनी पड़ती है पैसे चुकाने हैं। क्योंकि आप कंपनी के पक्ष से सोचेंगे तो कंपनी के पास लोन भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि 10-20-50 हज़ार रुपया है कि हम चुकाना है तो सोच लेंगे और चुका कर किसी भी तरह व्यवस्था करके चुका देंगे, ऐसा नहीं होता। कंपनी जिस दिन लोन लेती है उसी दिन से वो तैयारी में लग जाता है कि हमको इसको चुकाना भी है। और इसीलिए कंपनी, जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो सब अपना काम टाइम से कर लेते हैं। और क्योंकि उनके पास सब चीज का क्या होता है, एक प्लानिंग होती है काम करने का। तो यहाँ भी कैसे क्या प्लानिंग करना है, कितनी तरह की कंपनी होती है, कितने तरह का डिवेंचर होता है, तो डिवेंचर ये सब पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। तो आइए शुरू करते हैं। देखो सुनो खाली, है ना, ध्यान से सुनते चलो। यहाँ पे ये मिलेगा आपको, शीट मिल जाएगा। तो मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो कह रहे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू द डिवेंचर होल्डर। जिन लोगों ने हमें लोन दिया था, जिनको हमने डिवेंचर सर्टिफिकेट्स दिए थे, वो डिवेंचर होल्डर होते हैं। तो अब उनसे हम कह रहे हैं कि भैया मेरा सर्टिफिकेट वापस करो और अपना पैसा ले जाओ, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रीपेमेंट करना, यानी लोन का रीपेमेंट करना। In other words, redemption refer to discharge of liability on the account of debenture by repaying the amount of debentures. दूसरे शब्दों में ये कहें कि हम अपने जो लोन लिए थे वो लोन को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब अपने लाइबिलिटी को हम एक तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। The terms and condition of redemption are stated in the prospectus. जब हम इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस में हम सारा टर्म्स कंडीशन लिखे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, जब टाइम हम इशू करते हैं उसी टाइम में सारा कंडीशंस बता देते हैं कि कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रेट लगेगा, क्या होगा, सब लिखा रहता है। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम इशू करने के लिए लोगों को इन्वाइट किए थे, लोगों को लिए वो जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ये तो पता ही है। शेयर भी हमको इशू करना होता है तो हम आईपीओ निकालते हैं तो प्रोस्पेक्टस निकालते हैं। डिवेंचर भी इशू करना है तो ऐसे ही नहीं रास्ता खड़ा होकर बोलते भाई एप्लीकेशन इन्विटेशन निकालते हैं, जिनको समझ में आता है वो अप्लाई करते हैं, फिर हम उनको पेमेंट कर देते हैं। द टर्म्स एंड रिडम्पशन आर आल्सो क्लियरली स्टेटेड इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। और ये टर्म्स और मतलब हमने एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस में जो दिया था वो तो दिया ही था,
जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं उनके सर्टिफिकेट पे भी लिखा रहता है, ठीक है ना। हेंस द रिडम्पशन इज मेड अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द इशू। तो जैसा हमने कंडीशन लिखा था उस कंडीशन के आधार पे हम सारे के सारे उसको रिडीम करेंगे। अब देखो सोर्सेज, अब हम पैसा अगर चुकाना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो ये एक बड़ी परेशानी होती है कि हम अपना लोन चुकाना चाहते हैं तो पैसा क्या होता है। कर्ज के मामले में एक कहावत है कि कर्ज कभी भी लेना और देना, ध्यान से सुनना इस बात को, कि कर्ज अगर कभी लेना और देना तो उसको बड़ा मत होने देना। मतलब कर्ज को कभी भी बड़ा होने के मतलब लंबे समय तक मत करना। लंबे समय तक अगर कर्ज लोगे, लिए रहोगे तो चुकाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होता है कि ये तो भाई पैसा जब लिए थे खर्च हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन चुकाना पड़ रहा है तो बड़ी मुश्किल। और किसी को लोन दे देते हो तो बहुत लंबे समय तक लोन दे दोगे तो निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा हम लोग कोशिश में रहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में काम हो, 2-4 साल 5 साल बहुत है ना। लॉन्ग टर्म के लिए 20-20 साल के लिए लोन थोड़े ना दे देंगे। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द, यहाँ पे कह रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहाँ से आएगा। तो देखो एक तरीका हो सकता है कि हम कैसे रिडीम करेंगे। एक तरीका हो सकता है कि मेरे को जब रिडीम करना है तो हम नया शेयर इशू कर दें, पैसा आ जाएगा, उससे रिडीम कर दें। हम नया डिवेंचर इशू कर दें, उससे पैसा आ जाएगा तो उससे रिडीम कर दें। हम कोई एसेट्स बेच दें, है ना, उससे पैसा आ जाएगा, रिडीम हो जाएगा। तो ये सब तो बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, यानी आपका पहले से तैयारी है नहीं। और एक तरीका होता है कि हमने जो कमाया है उसमें से चुका दें, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट में से चुका दिया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मे बी मैनेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। कहाँ कहाँ से रिडीम करते हैं। रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, नया शेयर और डिवेंचर इशू करके पैसा रेज कर ले और उससे क्या कर ले, वो अपने पुराने लोन को चुका दें। यानी एक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ये, नए लोन, पुराने लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन ले रहे हैं, है ना। इन्वेस्टर को ले आ रहे हैं, कहीं से भी ले आ रहे हैं। ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, यानी आउट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि कोई एसेट्स वगैरह बेच दें, अपनी पूंजी तोड़ें और पूंजी तोड़ करके अपना लोन चुकाएं। तो इस कंडीशन में अच्छा है कि बुरा है, ये बुरा है कि भाई आप अपनी पूंजी तोड़ रहे हैं, तो ठीक है। और रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, और हमने जो कमाया है, भाई हमने लोन किस लिए लिया था, लोन किस लिए लिया था, धंधे को बढ़ाने के लिए। धंधा बढ़ा होगा तो कमाए भी होंगे, और कमाए भी हैं तो उस प्रॉफिट में से चुका देंगे तो हमारे पॉकेट पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। तो जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट को तो हम भाई जो शेयर होल्डर है उनको दे देना चाहिए था, उनके था। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट अवेलेबल रहती है उसमें से पैसे में से कुछ पैसा निकाल निकाल के एक डिविडेंड में रखे, मतलब एक रिजर्व बना लेते हैं। जो पैसा डिविडेंड को देने के लिए था उसमें से कुछ पैसा निकाल के हम प्रॉफिट में रखते जाएंगे। कितना रखेंगे, क्या रखेंगे, वो आगे की चर्चा है। तो इसलिए प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा अलग कर लेंगे, और अलग कर लिया तो जब रिडीम करने का टाइम है मेरे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रिजर्व में उतना पैसा पड़ा है, हम आराम से रिडीम कर सकते हैं। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे 3 सोर्सेज हो गए। एक तो हो गया कि हम नया कैपिटल रेज कर लें, है ना, तो नया शेयर इशू कर दें, नया डिवेंचर इशू कर दें या फिर अपनी कोई कैपिटल से करने का मतलब अपनी पूंजी तोड़ दें, पूंजी तोड़ देने का मतलब कोई एसेट वगैरह तोड़ दें, उससे करें। और या फिर एक तरीका और आ गया कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट कर लें। तो मेरे कोर्स में ये तीनों नहीं है, समझ में आया, मेरे कोर्स में ये तीनों नहीं है, क्योंकि एक डिवेंचर पे करने के लिए आप फिर से शेयर इशू करेंगे तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इनका खाली ये आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादातर ये आउट ऑफ प्रॉफिट ही बताएंगे कि भाई प्रॉफिट से ही आप करो, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं सुनो कुछ रूल बदल गए हैं, पहले का रूल कुछ और था, अभी का रूल कुछ और बदल गया। मौसम पुराने किताब से पढ़ी थी तो मौसम का रूल पुराना वाला याद था। आई अपने सहेली लोग से झगड़ा कर ली, तुम लोग गलत हो, तो उसकी सहेली लोग बोली नहीं तुम भी गलत नहीं हो, तुम बस पुराना किताब पढ़ी हो, बाकी कोई ठीक नहीं है। क्या रूल बदला है देखेंगे। अच्छा, आने वाले टाइम में और भी बदल जाएगा, ध्यान से सुनो। रिडम्पशन फ्रॉम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर का क्या मतलब है बता दिए, एक बार झट से पढ़ दे रहे हैं, सुनो। व्हेन अ कंपनी इज इन नीड ऑफ एडिशनल फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इट मे डिसाइडेड टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। तीनों तरह के शेयर करके इशू करके, तीनों तरह के इशू से पैसा जनरेट करेगी और द प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर यूटिलाइज फॉर द रिडीमिंग द ओल्ड डिवेंचर्स। नया जो पैसा ले आया उससे पुराना वाला लोन चुका दिया।
इन सच टाइप ऑफ रिडम्पशन द फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। इस तरह के रिडम्पशन में क्या होता है कि कंपनी पे कोई जोर नहीं पड़ता। क्यों नहीं जोर पड़ता? एडवर्स बताए थे ना, एडवर्स मानने होता है जो क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल है। और फेवर का मतलब, फेवर और एडवर्स दो शब्द आएंगे, आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ाएंगे ये। तो एडवर्सली इफेक्ट मतलब कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम नए शेयर इशू कर दें और उससे हम रिडम्पशन कर दें तो मेरे प्रभाव नहीं पड़ेगा, धंधा जैसे चल रहा है चल रहा है। हमने क्या किया, लोन टू लोन बदल दिया, यही तो किया, नए रेट पे लोन ले लिया और पुराना वाला चुका दिया, तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे सुनो। रिडम्पशन डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, जब हम पूंजी तोड़ के करेंगे तो हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा, है ना। आप अपने पूंजी में अपना धंधा जो चला रहे हैं उसमें से अगर आप पूंजी तोड़ देंगे और पूंजी तोड़ करके आप किसी का चुकाएंगे तो आपका धंधा तो चौपट हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या कहता है, when no profit are set aside for the redemption of debenture is called the redemption out of capital। अगर आपने अपने प्रॉफिट में से कोई भी पैसा नहीं निकाला है, जैसे मान लो हमने 2020 में लोन लिया और 2025 में हमको रिडीम करना है, हमने 20 में धंधा किया, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में भी धंधा करके खत्म कर लिया, 25 ये 25th ईयर चल रहा है, मार्च में हम लोग रिडीम करने वाले हैं, 26 का मार्च मतलब 25 मार्च। तो हमने अगर अपने पीछे सालों के प्रॉफिट में से कोई पैसा रिडीम नहीं किया, पैसा अलग नहीं रखा है प्रॉफिट में से, और हमको रिडीम तो करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कुछ ना कुछ संपत्ति भेजनी पड़ेगी, इसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड द रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसको आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। इन सच अ केस, अब आपकी बुद्धि भी काम कर रही है, ऐसे केस में क्या होगा, धंधा परेशान करेगा हमें। इन सच अ केस नो प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू द डीआरआर। अब एक नया शब्द यहाँ आया, डीआरआर। तो जब हम प्रॉफिट होता है हर साल तो डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए गुल्लक बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए एक रिजर्व बना रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, आपको पता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बना रहे हैं, लंबे टर्म के लिए। इन व्यू ऑफ द सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो क्या कह रहा है, एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, और आपका लॉ जो है कंपनी लॉ, क्या कह रहा है, गाइडलाइंस रिक्वायर्ड द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड। कहता है कि आप पूरा पूरा आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पे कम से कम 25% आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझ में आया। ये आउट ऑफ जब कैपिटल करते हैं, और हमने कहा कि ये नियम बदल गया है, तो ये 25% पुरानी किताब है इसलिए 25% लिखा है, अब ये 10% हो गया। तो आउट ऑफ कैपिटल अगर हम करते हैं तो 10% का हमको डीआरआर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। डीआरआर क्यों कम करवा दिया इन्होंने, ये भी प्रश्न बन रहा है। पहले ये 100% था, फिर उससे थोड़ा कम किया 25%, फिर 10%। कंपनी में जब भी लेंडर आते हैं, तो आप तो अभी पूरा रेशियो चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो जब लेंडर्स आते हैं तो वो देखते हैं ना कि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, इनका डेट इक्विटी कितना है, इनका प्रोप्राइटरी कितना है, टोटल एसेट टू डेट कितना है, ये सब देखते हैं। और उस चीज को देख करके ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब उन्होंने मान लो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ठीक है, चलो मान लो, उन्होंने हमारा डेट इक्विटी देख के रखा हुआ है कि इतना इनका डेट है, इतना इक्विटी है, और पता चला हमने इन्वेस्ट किया और वो डेट इक्विटी को बदल रहे हैं, अब तो फिर मेरा बेवकूफ हो जाएंगे, हम लगाए और पैसा आप बदले जा रहे हैं। तो कंपनी लेंडर के सिक्योरिटी के लिए पैसे रिजर्व करवा देती है कि इतना पैसा आप कुछ भी इक्विटी को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी इतना इक्विटी में पड़ा रहेगा, रिजर्व में इतना पैसा पड़ा रहेगा। तो जो लेंडर है वो सेफ रहेंगे कि हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है। समझ में आया बात को। तो कंपनी क्या कहती है कि इनको वो देती है, सिक्योरिटी के लिए रिजर्व बनवा रही है, और ये रिजर्व बनवा के ये रिजर्व बनवा लिया। अब आप काम करिए, आराम से रिडम्पशन करिए। ये रिजर्व ना धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, कंपनी लॉ बार बार कम कर रहा है, 25% अब 10% हो गया। अब मेरे ख्याल से सर भी बता रहे थे जिनसे हमने पढ़ा था, तो वो कह रहे थे कि ये आने वाले टाइम में 0 हो जाएगा, खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी किसी और जगह इनको सिक्योरिटी देती चली जा रही है। मतलब ये रिजर्व से इनको मन नहीं भर रहा था, तो उस रिजर्व का आगे छोटा करते जाओ, और दूसरी जगह मतलब किसी एसेट्स पे चार्जेस दे देगा। जैसे इन्होंने मान लो 1 करोड़ का लोन सर्टिफिकेट लिया, तो इनको बिल्डिंग पे चार्ज दे दिया कि भैया ये बिल्डिंग पे चार्ज है, जब तक आपका लोन हम चुका नहीं लेंगे इस बिल्डिंग को हम बेच नहीं पाएंगे, यूज हम ही करेंगे
लेकिन हम इस बिल्डिंग को बेच नहीं पाएंगे। तो जब तुम्हारा चुका लेंगे तो फिर मेरा सारा अधिकार आ जाएगा। मान लो अगर हम नहीं चुका पाए तुम्हारा पैसा, तो तुम्हारा चार्ज है, तुम उस बिल्डिंग पे चार्जेस किसका है, तुम्हारा है, तुम जो कहोगी वो हो जाएगा, ठीक है ना। बेचना चाहो तो बेच लेना, करना जो भी होगा। अगर दिक्कत होगी तो इसको कोलैटरल मत मान लेना। कोलैटरल तो हम जब किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वोन लेते हैं तब दो सिक्योरिटी देते हैं, तब कोलैटरल होता है। इसको कोलैटरल नहीं होता, इसको चार्ज कहते हैं, चार्ज ऑन एसेट्स, ठीक है ना। तो ये कम होता जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं 25% अमाउंट ऑफ द डिवेंचर इशूड रिडम्पशन रिजर्व में इक्विवेलेंट टू द 25% ऑफ द अमाउंट डिवेंचर इशूड। जितना आपने डिवेंचर इशू कर रखा है उसका 25% आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। इस नियम को बदल के 10% है। आगे क्या कह रहे हैं, इज नॉट पॉसिबल टू रिडीम डिवेंचर प्योरली आउट ऑफ कैपिटल। एक मिनट बस लास्ट लाइन है, पढ़ ले फिर बताते हैं। वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कैपिटल, प्योरली आउट ऑफ कैपिटल आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा 100% आप कैपिटल से ही चुकाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है। हाँ बोलो क्या बोलो। अगर बोर्ड में आएगा तो 25%? नहीं नहीं नहीं, 10%। ये तो बता रहे पुरानी किताब है, नए किताब में सब में 10% आ गया है, तो इसलिए हमने 25% इसलिए पढ़ा कि कोई पुराने पढ़ रहे होंगे तो नए पढ़ेंगे, वीडियो भी देखेंगे तो उनको समझ में आ जाए कि नया पुराना बदल गया है। तो ऐसा ना हो कि वो 10% आओ फिर किताब पढ़ रहे हो कोई और भी, तो भाई किताबों का लाइफ बहुत लंबा होता है, 100 साल किताब की लाइफ होती है। कोई बाद में पढ़ रहा हो कह रहा है कि ये 25% लिखा है, वीडियो में 10% कह रहे हैं, तो इसलिए दोनों पढ़ दिया कि 10% हो गया। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर सवाल में लिखा है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तब ध्यान रखना है हमें इस बात का कि मेरा डीआरआर जो बनेगा वो 100% बनेगा, मतलब 100% का हमको डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल्स मींस रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस दैट एन अमाउंट इक्वल टू द डिवेंचर इशूड 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर। जितना इशू किया, मान लो 5 करोड़ का आपने डिवेंचर इशू किया है, तो आपको डीआरआर में 5 करोड़ का डीआरआर बनाना ही पड़ेगा आउट ऑफ प्रॉफिट में। कैपिटल में क्या बोल रहे हैं वो 10% बना लो, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट में जब बनाओगे तो 100% मतलब समझ गए ना। तो सवाल में लिखा कैसे रहेगा उस हिसाब से हमें समझना है, आउट ऑफ कैपिटल बोला है या आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है। तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस दैट एन अमाउंट इक्वल टू द डिवेंचर इशूड 100% of the debenture issued amount is transferred from surplus in statement of profit and loss to the newly opened account named DRR account। आप DRR अकाउंट में आपको 100% ट्रांसफर लेना पड़ेगा। आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा रहेगा तो, अगर सवाल में आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखा है तो आप क्या मान के चलेंगे, आउट ऑफ कैपिटल ही है ना। तो जब तक वो प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, ये सब बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि आज नियम बता रहे हैं, अभी कुछ नियम है और भी हैं उनको बताएंगे, फिर उसके बाद में जब करेंगे तो सवाल कठिन नहीं है, सवाल बहुत इजी है, बहुत छोटा सा सवाल है। तो कह रहा है कि इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसको रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्यों कहते हैं, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डीआरआर रिजर्व रिड्यूसेस द अमाउंट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। डिविडेंड के लिए जो हमारी प्रॉफिट बची हुई थी उस प्रॉफिट में से हमने क्या किया, निकालते चले गए, तो और उसमें से प्रॉफिट निकाला, इसलिए आउट ऑफ प्रॉफिट इसको कह रहे हैं कि ये डिविडेंड के लिए जो पैसा था उससे हमने रिजर्व बनाया, इसलिए इसको आउट ऑफ प्रॉफिट कह रहे हैं। इट मींस दैट द प्रॉफिट सेट असाइड फॉर डीआरआर इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। हमने क्या कहा कि कंपनी आपको सिक्योरिटी दे रही है, कह रहा है कि जो पैसा आप डिविडेंड से देने वाले थे लेकिन उसको निकाल के डीआरआर में रख दिए, अब इस डीआरआर को बांट मत देना, गलती मत। जनरल रिजर्व में जो पैसा पड़ा है उसको फ्री रिजर्व कहते हो, उसको तो किसको बांटते हो, डिविडेंड होल्डर को। याद है हमने सारा जो पीएल एप्रो बनाया था कैश फ्लो बनाते समय, उसमें क्या लिखा था कि शेयर होल्डरों और कंपनी के बीच में जो लेना देना होता है वो पीएल एप्रो में जाएगा, जो भी देते हैं वहां पे डिविडेंड बांट रहे थे, जनरल रिजर्व बना रहे थे, प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन जो डीआरआर बनाया ये बांटने के लिए नहीं बनाया है, इसलिए इसको बांटना नहीं है। तो इसका बताए इट मींस दैट द प्रॉफिट सेट असाइड फॉर डीआरआर इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट एज डिविडेंड बट वुड बी यूटिलाइज्ड। इस पैसे को कहां यूज करेंगे, रिडीम द डिवेंचर। इस पैसे को हमने अलग इसीलिए किया ही है कि भाई इस पैसे को हम छुएंगे नहीं और इस पैसे से हम अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे। ओके आगे बढ़े। दस एग्जिस्टिंग लिक्विड रिसोर्सेज, आपके पास जो एग्जिस्टिंग लिक्विड यानी कैश अवेलेबल होगा ऑफ द कंपनीज नॉट लिक्विड कंपनी आर नॉट अफेक्टेड बाय द रिडम्पशन इन दिस मैनर। यानी इस कंडीशन में भी हमारा कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि धंधा पानी चल ही रहा है, प्रॉफिट करते गए। अब सोचो शेयर होल्डरों को अगर हम ये कहें कि डिविडेंड लोगे या अपना डिवेंचर वाले को बांट दें,
तो शेयर होल्डर क्या मानेंगे, बताओ क्या बोलेंगे? आप ऐसे बोलो कि अगर हम मेरे पास पैसा आया और हमने कहा कि आपको प्रॉफिट लेनी है कि इसमें से डीआरआर बना लें, तो तुम एज अ इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर तुम क्या कहोगे? डिविडेंड बांट दीजिए, है ना? क्यों बांट दीजिए? आपको पता है क्या? पता है क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप इस कंपनी को अपना नहीं मान रहे हैं। इस कंपनी से आप सोच रहे हैं कि इस कंपनी में हम जुड़े किस लिए? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट मेरा निकल जाए, बस निकल जाए। तो जिस दिन अच्छा तुम बताओ, अपने ये तो तुमने इन्वेस्टर की तरफ से सोचा। अब हम ये कहें कि तुम्हारे ऊपर में तुमने अकेला धंधा करते हो। अब अकेले धंधे करके तुमने मान लो 1 लाख रुपए कमाया है और तुम्हारा बच्चा कह रहा है कि पापा हम लोगों को नेपाल घुमा दीजिए, और तुम कह रहे हो कि चलो घुमा देते हैं, और तुम्हारे ऊपर ब्याज का खर्चा चल ही रहा है, तो तुम पहले ब्याज का पैसा अलग करोगे, पहले नेपाल घूमने जाओगे? क्यों? क्योंकि ये अपना दिखता है। बस यही तो अंतर है। हम जिस चीज पे अपने आप को जोड़ लेते हैं ना, वो फिर उसमें सोचने का तरीका ही अलग हो जाता है। दीवारों पे लिख देता है। क्यों लिख देता है? क्योंकि इस कोचिन को जोड़ ही नहीं पाता है कि मेरा कोचिन है। हाँ, यहाँ पे आएगा तो उसको कुर्सी पड़ा है उस पर लात मार देगा। कारण क्या है? कि भाई तोड़े यहाँ से, लगता है कुछ पैसा वसूल होगा, है ना? पिक्चर देखने गए थे एक बार स्कूल से, हम लोगों के स्कूल में क्या हुआ कि कलकत्ता में एक नया चलता है, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल चलता है, पता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलता है और वो कोलकाता में होता है। तो कोलकाता में एक हॉल है नंदन, है ना? नंदन एक हॉल है, बहुत दूर है, सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के पास में, वो बहुत दूर है। शायद नेताजी के उधर, है ना? थोड़ा दूर है। तो वहां पे जाते, हम लोग का स्कूल बोला था कि आप लोगों को ले चलेंगे पिक्चर दिखाने के लिए। टिकट विकेट पाया होगा मैंने, वो उस समय नया नया शुरू हो रहा था ये सब, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल। तो हम भी लोग शौकीन थे कि भाई स्कूल से बस ले जाएगा, सरकारी स्कूल में ये सब करवा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम 8 में या 9 में रहे होंगे, मुझे को याद भी नहीं ठीक से, 7 8 या 9 कुछ भी रहे होंगे किसी क्लास में। तो बस से गए हम लोग। अब वहां गया हुआ तो पहला दिन था, उस दिन स्टार्ट हो रहा था, मतलब इस ईयर का ऐसे स्टार्ट हो रहा था। तो सब एक से एक फिल्म एक्टर वेक्टर आ रहे, हम लोग को पता ही नहीं भाई बंगला में कौन फिल्म एक्टर है, कभी जानते ही नहीं। देव और जीत के आगे हम लोग बढ़े ही नहीं, है ना? तो वो कोई कोई आ रहा है एकदम सज धज के अपना, भाई बाल वाल बड़ा है, राइटर है, झोला लटका के। तो वो जो ट्रेंड है बंगाली लोग, वो अपना आधा घंटा प्रवचन दे रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्रोध आ रहा है कि पिक्चर दिखाने बुलाया था और ये दिखा रहा है क्या क्या चीज। तो ऐसे बगल में बैठे थे सारे दोस्त लोग, एक रूम में हम लोग ऐसे बैठे थे। तो बगल में 2 3 बच्चे बैठे थे, वो लोग क्या किए कि मेरे एक बगल वाले को इतना सा कॉटन कहीं से पकड़ाया उसको, बोला ले पकड़, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जैसा। तो वो हमको पकड़ा दिया, बोले ये कहाँ से? बोला कि ये जो कुर्सी लगी है इसको फाड़ दिया है। हम बोले क्यों फाड़ा? तो बोला बोर हो रहे थे, क्या करें। तो ये इतना अच्छा हॉल है उनका, जाओगे देखोगे तुमको लगेगा कि भाई पीवीआर वगैरह से अच्छा है, पहले के जमाने का है, तो बहुत बढ़िया है। जाना इस बार जब फिल्म फेस्टिवल हुआ तो वहां पे ना वर्ल्ड के फिल्म आते हैं, मतलब विश्व में जो अच्छे अच्छे फिल्म वो इस साल के कलेक्शन रहते हैं वो दिखाए जाते हैं। लगातार 1 हफ्ता चलता है, सुबह शाम पिक्चर बदल बदल के। तो जितने पिक्चर लगते हैं सब देखो, साल भर मत देखो वो, लेकिन फेस्टिवल लगता है तो वो पूरा देख लिया करो, क्योंकि उसमें तुमको पूरा इस ईयर का क्या हो जाएगा ना, पूरा समझ में आ जाएगा कि किस लेवल में लोग सोच रहे हैं फिल्म बनती है। तो वो फाड़ के दे दिया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कारण यही है कि बहुत फाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसे ही थिएटर में जाते हैं लोग, कोई पिक्चर नहीं समझ आया तो फाड़ देते हैं। तो इसलिए पिक्चर विक्चर में तो अब तो सीसीटीवी लगा दिए हैं कि भाई कोई बदतमीजी करता दिखेगा तो पकड़ के पीट भी देगा। खैर, तो इसलिए हम ना अपने तरफ से अगर कंपनी को सोचते हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी हमेशा चाहती है कि अगर ब्याज का पैसा पहले निकालो, ब्याज तो उन्हें देना ही है, और ब्याज तो देना, ब्याज तो पैसा दे ही दिया है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे उनको लोन भी तो खत्म करना है। लोन अपने ऊपर चढ़ा के जिंदगी भर थोड़े ना रखना है, तो लोन के लिए भी प्रॉफिट में से निकालते हैं। और आप भी यही करते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी होती है तो आप यही करते हैं। तो जब किसी कंपनी में जुड़ते हैं, कंपनी में या तो जुड़ो मत, या किसी कंपनी में जोड़ो तो वो तुम्हारी ही कंपनी ऐसा मान के जुड़ा जाता है। और अगर इन्वेस्टर की तरह सोचते हो कि ये ऐसा है वैसा है, तो हमेशा इन्वेस्टर ही जाओगे, कभी एंटरप्रेन्योर बन नहीं पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। इसलिए वो एटीट्यूड ले आओ, ठीक है? एक तो राजा वाला एटीट्यूड वाला आदमी क्या हुआ सुने कि नहीं? बोझा सर जो है, हाँ, अवध बोझा, वो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देखते हैं, कट्टा मार देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और जाके आम आदमी पार्टी में, आम आदमी वाली पार्टी वाली भी सोचा कि ठीक ही आदमी है, इसी टाइप का आदमी हमको जरूरत दी है कि कट्टा चला दे, गोली मार दे और गमछा बांध के आ जाए पढ़ाने के लिए।
हाफ पैंट में पढ़ाने पढ़ाए चला है। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने बोला है ना, एक कहावत है ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है, नीच से नीच मिलता है, पानी से पानी मिलता है, कीच से कीच मिलता है। तो अपने अपना कीचड़, एक कीचड़ दूसरे कीचड़ को खोज लिया है। हमको हंसी आया कि जा करके। और वो पिक्चर देखा है एक दिन का सीएम जिसमें बनता है नायक, उसमें एक सीन रहता है ना कि इंटरव्यू लेता है, बोलता है चुप करो चुप करो। कल वो पूछा कि आप तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, सपा ज्वाइन करने वाले थे, सपा वाले तो आपको टिकट भी दे रहे थे, बसपा भी आपको अच्छा लगता है, आप में कैसे आ गए? तो बोलता है ऐसा फालतू क्वेश्चन मत पूछोगे। पीछे से एक आदमी बोलता है ये सब बोलने के लिए आया? वो रिकॉर्ड बीबीसी का इंटरव्यू में। बीबीसी का इंटरव्यू होता। खैर जो भी है, चलो अपने उससे क्या लेना है। सेबी, अच्छा ये चीज हम लोग जानते हैं कि बाजार जिसके कंट्रोल में है ना, तो उसको क्या बोलते हो? सेबी, जो पूरा नियंत्रण रखता है बाजार पे। आपका एक बाजार है ना, एनएससी बाजार है ना, तो उस बाजार पे जो नियंत्रण रखता है उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड है एक, है ना, उसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने उनका नाम सुना है? सहारा के मालिक का, सुब्रतो राय का, है नाम सुना है? सहारा कंपनी का नाम सुना है? सहारा कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, है ना, बहुत बड़ी कंपनी। अभी आप लोगों ने शादी देखा है, अनंत अंबानी की शादी देखी ना? तो अनंत अंबानी को शादी में देखिए वो कितना खर्चा हुआ है, कोई बचा नहीं दुनिया में जिसको नहीं लाया। ये तो बहुत पीछे, आज 2024 में ऐसा कर रहे हैं। सुब्रतो राय के लड़कों की शादी थी, दोनों लड़कों की शादी थी, तो उन्होंने ये काम 20 साल पहले करके वो चले गए। मतलब मर गए, अभी तो मरे, लेकिन 20 साल पहले ये काम कर लिया था। तो सोच लो कितनी बड़ी कंपनी थी, इंडिया टीम को स्पॉन्सर करता था, तो बहुत बड़ी कंपनी थी। लेकिन उसका पंगा किससे हो गया पता है? पंगा ले लिया किससे? सेबी से। सेबी से ऐसा पंगा लिया कि सेबी पूरा उसको जीरो बना दिया एकदम। तो इसलिए सेबी बोर्ड है। सेबी ने कहा आप जो भी कर रहे हैं हिसाब मांगे, तो ये अपने एटीट्यूड में रहे कि क्या हिसाब मांग रहे हो, क्या हिसाब है। तो बोला कि आप किससे किससे पैसा डिपॉजिट करवाए हैं वो आप उनको डिटेल दीजिए। कि भैया 4 की 5 ट्रक कागज भेज दे, बोले देख लो यही है। तो मतलब वो किससे पंगा ले लिया? राजा आदमी से पंगा ले लिए, बोर्ड से आप पंगा ले रहे हैं। तो वो इनको पूरा उधेड़ दिया, और ऐसा उधेड़ा कि लास्ट में जब मरे हैं कलकत्ता में, ये कलकत्ता के ही थे, मुंबई में मरे, सॉरी। तो मुंबई में मरे हैं, तो इतना ज्यादा इनके ऊपर कर्जा है, ये है, ये बार बार बोले, काला चश्मा पहन के कोर्ट में कोर्ट में हाजिर होते थे। तो एकदम एटीट्यूड में। स्थिति ऐसी होगी, जेल हो गया, ये हो गया, लड़के दोनों बाहर हैं। मरने के बाद स्थिति ऐसी हुई कि दोनों लड़के कलकत्ता, वो आ नहीं पाए मुंबई, और इनको ऐसा हुआ। तो ये भाई धन कमाना, लेकिन धन से आगे भी एक चीज रखना कि सम्मान अपना बचाए रखना। धन भले ही थोड़ा कम रहे, लेकिन सम्मान बचाए रखना। तो सुब्रतो राय का लड़कों का शादी हुआ था, देखोगे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक से एक सब नेता, सब सेलिब्रिटी सब आया था। सब बोला भाई साहब धन हो तो इतना हो, नहीं तो नहीं हो। तो वह सेबी है, सेबी से पंगा नहीं लेना। आप उसके नियम कानून को, गाइडलाइन को मान के चलना, उससे दंगाबाजी नहीं करना। आप जब कंपनी बनाएंगे, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आप लोग बनेंगे, इसी में से किसी का अगर मान लो दिमाग में खुरपेज बनता है तो बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा। तो सेबी को गाइडलाइन को मान के चलना। तो सेबी क्या गाइडलाइन बता रहा है डिवेंचर के रिडम्पशन में, सुनो। द सेबी गाइडलाइंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डीआरआर, किनको बनाने की जरूरत है, क्या क्या करना है, ये बात अब सेबी बता रहा है, ध्यान से सुनो। द क्रिएशन ऑफ डीआरआर इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऑब्लिगेटरी मतलब बोलो, ऑब्लिगेशन लगाया मतलब क्या हो गया? बाधा है, मतलब वहां पे कम वो है। ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो डिवेंचर दो तरह के हो गए, ठीक है ना, आवश्यक है ना। कहता है किन के लिए जरूरी है? हमारे पास डिवेंचर दो तरह के होते हैं। वैसे डिवेंचर के बहुत सारे टाइप्स हैं, यहाँ पे दो टाइप ले रहे हैं, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर और एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। हम लोग डिवेंचर बोलते ही क्या मानते हैं? लाइबिलिटी मानते हैं। और आपको बताया था ना, अब बड़े क्लास में पहुंचेंगे तो वो क्या मान लेंगे कि ये कहाँ लाइबिलिटी है। कन्वर्ट कर सकते हो तो फिर कहाँ लाइबिलिटी हो गया। तो ध्यान से सुनो। तो ये कह रहे हैं कि इक्विटी बन जाएगा ना, वो लाइबिलिटी नहीं होता। आप इक्विटी और लाइबिलिटी में अंतर समझते हैं ना? इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर का। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, जिसको आप कन्वर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये कन्वर्टेबल है या नहीं है, ये तो जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, एओए एमओए बनाते हैं, उसी टाइम में ही बताना पड़ता है कि हम इतना कन्वर्टेबल रखेंगे, इतना नॉन कन्वर्टेबल रखेंगे। वो कंपनी लॉ जब पढ़ेंगे तो पूरा बताया जाएगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कोई मतलब की बात भी नहीं है, ये तो बकवास मेरा मन कह रहा है तो बता दिए।
तो कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब ऐसे डिवेंचर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि रिडम्पशन का टाइम आएगा तो उनको हम इक्विटी में थोड़ा बोल देंगे, भाई आपको इक्विटी में कन्वर्ट कर दे रहा है आपका डिवेंचर को, वो मान भी जाएंगे कि हाँ ठीक है, हमने तो बोला ही था डिवेंचर कन्वर्ट कर देंगे। तो और एक तरीका होता है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब नहीं, हम कन्वर्ट नहीं कराएंगे, हमारा पैसा ही हमको चाहिए। तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं उन्हीं के ऊपर डीआरआर बनता है, ठीक है ना। डीआरआर कन्वर्टेबल डिवेंचर के ऊपर में नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कोई डिवेंचर है उसमें इतना पार्ट कन्वर्टेबल है, इतना नॉन कन्वर्टेबल है, तो जो नॉन कन्वर्टेबल वाला पार्ट है बस उसी पे डीआरआर बनेगा। अब जैसे मान लो पूरा पे दे दे, बोले 30% कन्वर्टेबल है, 70% नॉन कन्वर्टेबल है, तो हमने डीआरआर किस पे बनाना है, नॉन कन्वर्टेबल पे। इशू तो हमने 1 लाख का किया है मान लो, तो हमारा डीआरआर कितने पे बनेगा, 70 पे, ऐसा 70,000 पे बनेगा। समझ में आ गया बात। तो सेबी क्या कह रहा है, द क्रिएशन ऑफ डीआरआर दैट इज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व is obligatory on only for the non-convertible debenture and non-convertible portion of the partly convertible debenture। तो 3 तरह के डिवेंचर मान रहे हैं, एक तो कन्वर्टेबल, एक नॉन कन्वर्टेबल, एक पार्टली कन्वर्टेबल, कि इसमें इतना पार्ट कन्वर्ट होगा इतना नहीं। तो जो पार्टली कन्वर्टेबल है, तो जिसमें उसमें नॉन कन्वर्टेबल पार्ट वाला है उस पे आपको डीआरआर बनाना है, पूरे पे नहीं बनाना है, ठीक है। A company shall create DRR equivalent to at least 25% of the amount of DRR issued before starting the redemption of debenture। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग गाड़ी घर से चलाते हो, अब पता नहीं सब तो इसमें बाइक चलाने वाले हो ही गए हो लगभग, तो बाइक चलाते हो तो बाइक चलाने के जैसे ही बाइक में चाबी लगाते हो तो क्या करते हो, पहले हेलमेट लगाते हो। तो ये किसके लिए लगा रहे हैं, पहले बोले हम बिना हेलमेट के चलाते हैं। हाँ, तो यही तो धोखा है, बिना हेलमेट का चलाना ही नहीं है। तो ये जो डीआरआर बना रहे हैं ये हम हेलमेट ही लगा रहे हैं, सही तर्क पे अपनी सुरक्षा ही दे रहे हैं। और किनके सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डरों के लिए। तो यहाँ फिर लिखा कि 25% का आपको कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25%, आप यहाँ पे 10% रखेंगे। इसलिए हमारा जो सवाल है पुराने शीट का है, तो वहां आंसर भी आपका 25% से नहीं होगा, आंसर तो सारा 25 से रहेगा, लेकिन हमने उसको 10% मान के चलना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अमाउंट द डिवेंचर इशूड बिफोर स्टार्टिंग द डिवेंचर ऑफ रिडम्पशन डिवेंचर। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इधर दिखाना जरा सा। यहां हमने इशू किया है और यहां हम रिडीम करेंगे। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। हम इस ईयर में कहीं भी रिडम्पशन करेंगे, छोटा सा लिख रहे हैं ताकि दिखे आपको, सॉरी बड़ा सा लिखे, उल्टा बोल रहे हैं हम। भाई प्यार में डूबा व्यक्ति क्या ही कर लेगा, है ना। शाहरुख खान अच्छा आदमी नहीं है, उसका गाना आजकल हम सुन रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं इस ईयर में। बकवास है, बात ही हम बहुत कर रहे हैं। इस ईयर में कहीं भी हमको रिडीम करना है, तो कह रहा है कि इस ईयर में कहीं भी, मान लो ये 1 अप्रैल 2024 है, ये 31 मार्च 2025 है, हम इस ईयर में कहीं भी रिडीम करेंगे, मेरा डीआरआर बनने का काम एक दिन पहले यानी 31 मार्च 24 के रात तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस ईयर में हमें रिडीम करना है उसके पहले आपका डीआरआर बन जाए। इस ईयर में आप डीआरआर नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। अभी इसी साल हमको रिडीम करना है, तो इस साल तक हम तैयारी करेंगे क्या। तो ध्यान रखना कि जिस ईयर में अब इस ईयर में मान लो 1 अप्रैल, यहाँ पे हमें मई में करना है, जून में करना है, सितंबर में करना है, जनवरी में करना है, मार्च में करना है, कभी भी करना है, लेकिन जिस ईयर में रिडम्पशन करना है उसके पहले ईयर में, यहाँ पे आपको इतना सारा साल मिल रहा है ना, 3-4 साल, तो यहाँ बना लो कुछ, यहाँ बना लो कुछ, यहाँ बना लो, लेकिन यहाँ तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। आप इस ईयर में कभी भी डीआरआर नहीं बनाएंगे। तो यही बात ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। A company shall create DRR equivalent to at least 10% of the amount debenture issued before starting the redemption of debenture। Before starting the debenture of debenture मतलब जिस ईयर में आप डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं उससे पहले आपका डीआरआर बन जाना चाहिए। इन्होंने ईयर की बात नहीं की है, आगे करेंगे, हमने अभी बता दिया आपको कि जिस ईयर में रिडम्पशन आपको करना है उस ईयर के पहले ही आपका डीआरआर क्रिएट हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है Hence a company cannot redeem a debenture purely out of capital। ये तो ऊपर पढ़ के ही है कि कंपनी पूरा आउट ऑफ कैपिटल रिडीम नहीं कर सकता। एटलीस्ट 10% ऑफ द डिवेंचर इशूड मस्ट बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। उसको कह रहा है कि कम से कम 10% का आपको आउट ऑफ प्रॉफिट करना ही होगा। प्रॉफिट में से आप ऐसा करेंगे पूंजी तोड़ के कर लेंगे, तो पूंजी कौन लगाया है, पूंजी सारे शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर लगा के रखे, वो परेशान होंगे, आप उनका कैपिटल तोड़ देंगे तो कंपनी डूबने के चक्कर में। तो कह रहा है प्योर नहीं,
और अभी कहा ना कि अभी एक परसेंटेज कम कर दिया पहले से, तो 25% था, उससे कम करके कितना आ गया, 10% पे आ गए। और आगे आप समझदारी हैं, तो डिवेंचर मस्ट बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग अ डीआरआर एंड द बैलेंस डिवेंचर आर इशूड रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। तो चाहे 25% तो आपको आउट, 10% तो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट ही करना है, बाकी बचा 90%, वो 90% आपकी इच्छा है, आप प्रॉफिट से करो, आप कैपिटल से करो। तो यही बात कह रहे हैं कि एंड द बैलेंस डिवेंचर इशूड मे बी रिडीम्ड, आप उसको कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल एक बाधा लगाई गई आपके ऊपर में, पूरा निचोड़ क्या निकला, क्रक्स निकला ये कि हमें 10% का तो डीआरआर बनाना ही है, कम से कम 10% का तो बनेगा, है ना। चाहे किसी कंडीशन में आ जाओ, आउट ऑफ कैपिटल आ जाओ या आउट ऑफ प्रॉफिट आ जाओ, 10% का डीआरआर हमने बनाना ही है। लेकिन किसी सवाल में अगर ये लिख देते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, तो आपको कितना बनाना होगा, 100%। बात समझ में आ गया इतना? तो कुछ पूछना है, आगे बढ़े, बोलो मौसम, आगे बढ़े, केमिस्ट्री, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जम्पशन ऑफ द रूल ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर, तो कह रहा है क्या सबको डीआरआर बनाने की आवश्यकता है या किसी को छूट भी है? तो कह रहे हैं कि अब छूट दे देते हैं, कुछ कुछ बच्चे छूट देते हैं, जैसे मान लो कि जर्नल लेजर का टेस्ट हो, तो उसमें सबको देना पड़ेगा कि किसी का छूट भी है? तो हम बोले नहीं, मौसम को छूट है, उसका जर्नल लेजर ठीक है, तो उसको देने की जरूरत नहीं है, ऐसा। तो बकवास एग्जाम्पल, ठीक है ना, लेम जोक। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेबी आपको ना कुछ कुछ कंपनियों को छूट देती है, किन किन कंपनियों को छूट देती है, अब इससे थोड़ा अनुमान अपने से सोचना। कहता है कि किनको किनको छूट है, जिनको एग्जम्प्टेड मतलब उनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। डीआरआर तो वैसे इनके लिए कहा कि ऑब्लिगेटरी, सबको बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही है, लेकिन किनको किसको एग्जम्पशन दिया है। एग्जम्पशन समझते हो कि नहीं? एग्जम्पशन का मतलब छूट है। जैसे सीए का एग्जाम दोगे, 4 पेपर दिए आप, 4 पेपर में जिसमें 60 के ऊपर आ जाएगा तो आप ग्रुप में भले ही फेल हैं, लेकिन अगर आपका जिस सब्जेक्ट में 60 के ऊपर आ गया है तो वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो आप एग्जम्प्टेड हो गए, एग्जम्पशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो एग्जम्प्टेड में हो जाएगी, अच्छा बात है। तो यहाँ पे एग्जम्पशन किस में से कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया पूरे भारत में काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका रेगुलेशन आरबीआई करता है, उस कंपनी को, ऐसी कंपनी, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको वो बनाने की आवश्यकता नहीं है, डीआरआर बनाने की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? पैसा का लेन देन कर रहे हैं भाई, तुम्हारा काम ही फाइनेंशियल है, तुमको क्या पैसा अलग करने की जरूरत है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। तो इनको याद रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस का काम करते हैं, फिनकॉर्प कंपनी है, और जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बता क्यों रहे हैं ऐसा, हमें क्या जरूरत है, हमें बनाना है कि नहीं बनाना है? तो जब सवाल देंगे तो सवाल को हमेशा शुरू से पढ़ना कि क्या लिखा है, तो वहां कंपनी की नाम लिखी रहेगी। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां लिखा है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और आरबीआई से रेगुलेटेड है, तो आप अपने दिमाग में इस नियम को ध्यान में रखेंगे कि हमें डीआरआर बनाने की आवश्यकता, बैल जैसा नहीं कि भाई अब तो सीधे भेड़ जैसा चलना है, बता दिया 10% बनाना है तो बना ही देंगे, ऐसा नहीं। तो ये सब चीज वहां देखते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले शायद आप लोग 10 या 11 में रहे होंगे, एक घटना आई थी, एक पहाड़ी पे एक आदमी भेड़ चरा रहा था, शाम हो गई थी, एक भेड़ पहाड़ी से गिर गया, उसके पीछे 300 भेड़ें गिर गई, उनको दिखा नहीं कि आगे खड्डा है, एक तो गिरा, उसी के पीछे बस चलते। अभी रास्ते पे चलते देखा है भेड़ जब चलते हैं, एक तो आगे को, खाली एक को आगे पकड़ा रहेगा और उसको चलता रहेगा, उसी के पीछे सब 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 चला जाएगा। तो भेड़ चाल इसी को कहा जाता है कि भेड़ जैसा। सोचो अकल से कितना कमजोर है बेचारे भेड़ लोग, भगवान कितना सॉफ्ट दिमाग का बताया होगा, हैं? लड़कियों से भी कम दिमाग है। लड़की लोग तो अपना सोच लेती कि हमको यहाँ जाना नहीं जाना, वो तो लड़कियों से भी कम दिमाग, एकदम बोका। चलो आगे। तो कह रहे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFIS रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनको बनाने की जरूरत। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छा बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया जो आरबीआई, वो तो भाई इंडिया में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आरबीआई से रेगुलेटेड है। आरबीआई से रेगुलेटेड मतलब वो उनका नियम कानून कौन बताता है? आरबीआई बताता है। तो वो ना क्या हो जाएगा, उन लोगों को भी बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़े। बैंकिंग कंपनीज, जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, चाहे सरकारी बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक है, दोनों को बनाने की प्लेस डिवेंचर, प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर एंड
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी समझते हैं, HFC, बोलो क्या होता है? जो घर को फाइनेंस करवाते हैं कि भाई आप घर बनाइए, हम तुम्हारे साथ हैं, मौसम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा टाइप का बोलते हैं कि हिम्मत रखो, लोन लो, ऐसा लो और फिर अपना घर हमको दे दो, ऐसा टाइप का, चुका मत पाओ लोन। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेने से क्या होता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, और बाकी किसी कंपनी से लेंगे तो आपका रेट है ना बिजनेस। भाई यहाँ पे देखो, भारत भी बड़ा अजीब देश है। अब आज जाके देखिएगा, एडुकेशन लोन मिलेगा 15% पे, और हाउस लोन्स मिलेगा 10% पे। मतलब घर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा वो छोड़ दो, कार लोन मिलेगा आपको सस्ते में, एडुकेशन लोन मिलेगा महंगे में। भारत ऐसा देश है। यहाँ पे इन लोगों को यही समझ नहीं आता कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि कार खरीदना ज्यादा जरूरी है। कार खरीदो, तुम लग्जरियस बनो, पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो भी चलेगा, कपड़ा पहना के हम आपको इज्जतदार बना देंगे। दिमाग से क्या होगा, कौआ और कोयल वाला हाल होगा। बस बोलना मत कि पढ़े लिखे नहीं हो। सी चार्टेड अकाउंटेंट के बीच में बैठ जाना, टाई वाई पहन के लग गया तुम भी चार्टेड हो, बोलना मत। बोल देगा तो डेबिट का क्रेडिट बोल देगा, गड़बड़ा जाएगा। तो बस ऐसे ही इन लोग का चल रहा है। तो क्या क्या बातें बता दिए, एक तो पूरी बात निकल गई कि कोई भी फाइनेंस का काम कर रहा है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे HFC हो, चाहे अदर प्राइवेट हो, और चाहे बस RBI से रेगुलेटेड है या फिर और भी बैंकिंग कंपनी है। बैंकिंग में बता दिया इन्होंने पूरा का पूरा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, है ना। आगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। अच्छा कुछ कुछ HFC कंपनी होती हैं जो नेशनल हाउसिंग बैंक से रजिस्टर्ड होती हैं, है ना। तो उन लोगों को भी बनाने का था। ले देखे एकदम पूरा एक ही क्रक्स निकला है, जिनका धंधा ही पैसे का है उनको नहीं बनाने की जरूरत है ना भाई। जो लोन वोन का काम कर रहे हैं उनको DRR बनाने की जरूरत है, लेकिन ऐसे रटना मत मेरे तरीके से। हम तो ऐसे ही रट लिए थे कि जो पैसे का काम कर रहा है उसको DRR की जरूरत नहीं, उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके पास उसको DRR बनाने की उसको झगड़ा नहीं है। वो अपना कहीं से भी इधर उधर करेगा, 2-4 आदमी का लोन वोन लेकर पूरा कर लेगा। आगे चलते हैं। वैसे वो लोन भी लेते, वो भी लोग डिवेंचर लेते ही होंगे, है ना। जो बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनी है, क्या वो डिवेंचर इशू नहीं करती होंगी? वो भी करती है। बैंकिंग कॉरपोरेशन काम कैसे करता है? क्या वो अपने घर का पैसा लेके आते हैं, दादाजी का पैसा लेके आते हैं? नहीं। मुथूट फाइनेंस, नाम सुने हो? मुथूट फाइनेंस, वो देखो हाथी बोल रहा है, जोड़ा हाथी। तो मुथूट फाइनेंस एक तो लाल रंग का है, एक तो ब्लू रंग का है, जानते हैं कि नहीं? दो है। एक तो तुम्हारा गोल्ड लोन वगैरह देता है, और एक बैंकिंग कॉर्पोरेशन भी है उनका। तो गोल्ड लोन वगैरह पे लोन देते हैं, फिर उससे वो उस चीज को सिक्योरिटी रख के कहीं से लोन लेते होंगे। तो क्या होता है बाजार में, हम क्या करना, बिजनेस का मतलब ही है सस्ते में कोई चीज खरीदना और महंगे में बेचना है। तो ये पब्लिक से पैसा सस्ते में ले रहे हैं और पब्लिक को महंगा में दे रहे हैं। इनको जहां से मिलता होगा वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, और ये जो जिसको दे रहे हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। तो यही इनका धंधा है। आगे सुनो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी। कहां मिलेगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। इक्विटी लाइबिलिटी ऊपर, नीचे एसेट है। तो कह रहे हैं कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहां देखने को मिलेगा आपको? बैलेंस शीट में। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज शोन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है, उसके नीचे क्या होता है? अंदर रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनेट डिवेंचर रिडम्पशन शैल बी ट्रांसफर टू DRR टू जनरल रिजर्व। क्या मतलब निकला? ध्यान से समझो, आगे ये बातें और क्लियर होंगी, ध्यान से समझो। मेरे पास 1 लाख का डिवेंचर है ना। ये हमने 1 लाख का डिवेंचर इशू कर रखा है, और इनके ऊपर हमने DRR बना रखा है 10,000 का, 10% बनाया हुआ है। अगर हम यहां से 50,000 का रिडम्पशन कर दिए तो ये जो DRR था इसमें से 5,000 रुपए का DRR जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अब इस DRR का कोई जरूरत नहीं है। हमने रिजर्व बना दिया, अब ट्रांसफर कर दिए, तो इस रिजर्व को अपने कहां डाल देंगे? जनरल रिजर्व में। अब ये अवेलेबल हो गया किसके लिए? शेयर होल्डरों के लिए। अब ये बांट सकते हैं, फ्री रिजर्व बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे, अब मान लो 20,000 यहां से और रिडीम किया, तो 2,000 को क्या करेंगे? DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप जिस प्रोपोर्शनेट में आप डिवेंचर को रिडीम करते जाएंगे, और उसी प्रोपोर्शनेट में आप DRR का पैसा क्या करते जाएंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो यही बात यहाँ पर है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ध्यान से सुनो। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर the amount of proportionate to the DRR shall be transferred to the general reserve. For example, नीचे एग्जांपल दिया है, घटिया सा एग्जांपल है, हमने समझा दिया आपको, वही बात आगे लिखी है।
अब देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ना लिखा है कि डीआरआर तो बना दिया आपने, लेकिन डीआरआर तो एक नॉन कैश फॉर्म में आपने बनाया। आपके पास जिस दिन आप रिडीम करने जाएंगे वहां पे आपको कैश भी तो चाहिए, सोर्स भी तो चाहिए। तो पूरा सोर्स का हमको डर नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा आपके पास रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया कि आपको एक डीआरआई बनाना पड़ेगा। अब ये क्या है? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर को रिडीम करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि उस समय हमें लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। तो जिस दिन रिडीम करना होगा, रिडीम करने वाले दिन पहले आप डिवेंचर को तोड़ देना, मतलब अपने डीआरआई को तोड़ देना, कैश अवेलेबल हो जाएगा और कुछ कैश आपकी कंपनी में रहता ही है, दोनों मिला के आप आराम से रिडीम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बनाया गया? यहाँ पे 15%। कितना बनाया गया? तो आपको याद रखना है कि डीआरआर जो बनाएंगे तो कम से कम 10%, ये रट्टा मत लगाना 10% ही बनाना है, बार बार बोल रहे हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट रहेगा तो 100% बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कह रहे हैं 15% का आपको डीआरआई बनाना पड़ेगा। तो 15% डीआरआई किसका डीआरआई? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। डीआरआई बनाना है, कब बनाना है, क्या करना है, इस बात को थोड़ा सा नियम समझो। 15% का डीआरआई बनाना है, ये तो सबके लिए है, जिस जो बनाएगा इसको बनाने की जरूरत है, किसको नहीं बनाने की जरूरत आगे बताएंगे, लेकिन जो बनाएंगे उसके लिए कंपलसरी है कि 15% ही बनाना है। कब बनाना है? जिस ईयर में आप रिडीम कर रहे हैं, इस तरफ दिखाना जरा, थोड़ा जूम कर लेना। तो जिस ईयर में आप रिडीम कर रहे हैं उसके पहले महीने में, मतलब उसके पहले महीने में, ये अप्रैल पहला महीना है। चाहे रिडीम आप कहीं भी करो, लेकिन इस एक महीने के अंदर, थोड़ा जूम कर लेना, हाँ, कि ये एक महीने के अंदर, चलो हम फिर से बना दे रहे हैं थोड़ा आपको दिखे भी अच्छे से। मेरे पास ये ईयर मेरा रिडम्पशन का है, इस ईयर में ये अप्रैल है, ये मई है, ऐसा चल रहा है। तो ये अप्रैल में, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल मेरे जन्मदिन तक के आप बना लेंगे। आपको ना हर सवाल में दिखेगा, एग्जाम्पल उठाओगे तो देखिएगा 30 अप्रैल को बनाया, 30 अप्रैल को बनाया, 30 अप्रैल को बनाया। तो रट्टा मत लगा लेना कि 30 अप्रैल को बनाना है। इन्होंने कहा है कि इस महीने में आप कहीं भी बना लीजिए। सवाल में अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम तो लतखोर आदमी है ही, एकदम लास्ट में पहुंचने वाले। कल मुन्ना हमको एक तो फोटो भेजता है, बोलता है अगर चाई पे पहुंचूंगा, पूरा कोशिश करने के बाद भी अगर लेट पहुंच रहे हैं, उस पे अगर अवार्ड मिले तो हम फर्स्ट प्राइज पाएंगे। आ नहीं पाते। 11 में पढ़ता है ना वो दिशा का भाई, बोलता है अगर फर्स्ट प्राइज मिले लेट पहुंचने में तो हम पाएंगे। तो वैसे ही हम भी लोग हैं, जब तक कोई भी काम, जब तक डॉक्टर ना कह दे कि आपका शुगर बढ़ गया है, तब तक मॉर्निंग वॉक थोड़ी जाएंगे, तब तक पड़े रहेंगे। और जिस दिन कह देगा कि आपका हार्ट का ब्लॉकेज हो गया है, अब आपको दौड़ना पड़ेगा, उस दिन से 4 किलोमीटर दौड़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मरना किसी को पसंद नहीं है। मर जाएंगे ऐसा ऐसा नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे जिंदा रहने की। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, शुरू से तो पैसा है। तो 1 तारीख को भी हमारे पास पैसा था, लेकिन हमने क्या किया, अरे चलो बना लेंगे, अभी पूरे महीने हैं, अरे पढ़ लेंगे। कल शाम से पढ़ना एकदम शुरू, ये वाला होता है कि आज बस अभी रात को खाना वाना खा के 10 बजे से बैठेंगे पढ़ने, रात को 3 बजे तक पढ़ेंगे। खाना खाने के बाद ऐसा आलसी लगेगा कि अभी छोड़ दे, सुबह 4 बजे उठ के एकदम पूरा एकदम डमा चौकड़ी बना देंगे। सिद्धिका ऐसे ही पढ़ती है, फिर सुबह उठेगा, बोलेगा अभी तो उठे हैं तुरंत, तो शरीर बूट नहीं लेता है पूरा कंप्यूटर की तरह, अभी ऑन होगा, बोलेगा अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता करके, छुट्टी तो है। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना स्कूल नहीं जाएंगे तो हम पढ़ेंगे घर पे, कभी नहीं पढ़ पाते। कारण यही है कि हम लोग, विचारधारा है कि हमारा शरीर आराम मांगता है हर समय, तो इसी में जो टूट के पड़ता है वही कुछ अच्छा कर पाता है। तो 1 तारीख को भी इनके पास पैसा अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने कहा कि 1 महीना हमारे पास है, अगर तो हम क्या करेंगे, 1 महीने में धंधा करके कुछ कमा लेंगे, तो नहीं किया। तो लास्ट डेट है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को तो आप बच नहीं सकते, कहीं से भी करो, यहां से करना ही पड़ेगा। तो नियम है कि कहीं भी कर लो, आपका मन बनेगा तो 1 तारीख को बनाओ, 10 तारीख को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा है सवाल में इन्वेस्टमेंट का डेट, तो हम क्या मानेंगे, 30 अप्रैल को कर लेंगे। और जितना पैसा बचेगा उसमें से मेरे लिए केक लाओगे बड़ा सा, सर हैप्पी बर्थडे, उस दिन केक काट देंगे, आपका डीआरआई बन जाएगा। आओ सुनो, सेक्शन 18 सबसे रूल 18(7)(c) में ये क्या लिखा है, ऑफ द कंपनीज। कंपनी में ना कुछ एक्ट भी है, कुछ रूल भी है, जब आप कंपनी पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कंपनी लॉ में। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू, क्या लिखा, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर शैल बी बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ each year deposit or invest a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on the 31 March of the next year। मतलब समझ में आ गया? कह रहे हैं कि अगर
मैं मिटा दे इसको थोड़ा देर के लिए। अच्छा चलो मत मिटाओ। इस ईयर के लिए हम ये समझें कि ये 50,000 हम रिडीम करने वाले हैं। 50,000 या 1 लाख था, हम 50,000 का रिडम्पशन करेंगे। तो एक बात ये पक्का रखना, डीआरआर बनाते समय आपको इशूड अमाउंट देखना है कि इशू कितना है, इशूड क्या डिवेंचर देखना है। अगर आपने इशू डिवेंचर 1 लाख बनाया है तो इस पे डीआरआर कितने का बनाओगे भाई? इस पे डीआरआर बनाओगे 10,000 का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रिडीम करने वाले हो रिडम्पशन के टाइम में देखना, रिडम्पशन में क्या देखना है कि जितना रिडीम करने वाले हो, रिडीम्ड कैपिटल है, रिडीम्ड डिवेंचर है 50,000, तो केवल हमें किस पे डीआरआई बनाना है? इसका 15% बनाना है, पूरे का नहीं। यहाँ पे हम पूरे का डीआरआर बनाते हैं और यहाँ जितना रिडीम करने वाले हैं उस पे 15% बनेगा। तो इसका मतलब 50,000 का 15% कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 7,500 रुपए ऐसे समथिंग आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। इस बात को पक्का रखना। तो जैसे इस ईयर हम 50,000 करने वाले हैं तो इस ईयर हम 50,000 का 15% डीआरआई बनाएंगे। अगले ईयर 20,000 का करने वाले हैं तो 20,000 का डीआरआई बनाएंगे। उसके बाद 10,000 का करने वाले हैं तो 10,000 का डीआरआई। लेकिन डीआरआर कैसे करते हैं? 1 लाख का इशू है तो 1 लाख पे पूरा 10% उसका या 100% जो भी बनाना है पूरा बनाएंगे। इशूड वैल्यू का देखना है वहां पे, और यहाँ पे जितना रिडम्पशन करने वाले हैं, इसलिए कहा कि हर ईयर में, यानी जिस ईयर में आप रिडम्पशन करेंगे, द अमाउंट सो डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। और ये जो पैसा आप डीआरआई में करेंगे, इस पैसा का यूज केवल आप कहाँ यूज करेंगे? डीआरआई का जो पैसा आएगा रिडेम्पशन के टाइम में, बस डिवेंचर होल्डरों को पैसा देने के लिए ही आप इस पैसे की यूज करने के। अब ये नहीं कि इस पैसे से पत्नी चूड़ी टूट गया चूड़ी लेने चले जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब छोटा सा एग्जाम, पारिवारिक या फिर दूसरे काम में नहीं लगाएंगे कि हमको भाई मशीन का कुछ रिपेयरिंग करवाना है इसमें से करवा दें, ऐसा नहीं। ये पैसा आपने निकाला है किस लिए? डीआरआई आपने निकाला है डिवेंचर रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट है तो उस पे ही करेंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन भी याद रखिएगा, रूल भी याद रखिएगा 18(7)(c। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये अभी ऐसे याद तो होगा नहीं, आप थोड़ा दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। तो जब कंपनी लॉ पढ़ाया जाएगा तो लॉ में पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात चलेगी तो वो हमेशा याद रह जाता है, समझेगा ना। तो वहां पे पढ़ लेंगे, वैसे एक बार दिमाग में रखना। अब कहते हैं कि आपके पास रिडम्पशन करने का क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है कि हम अपना, देखो एक बार जेब में घुस गया जो पैसा, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, हमको देना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मान लो अभिषेक हमको 10 लाख रुपया लोन दे के रखा है, अब अभिषेक कहे कि सर 10 लाख रुपया मेरा दे दीजिए, तो हम तो बोलेंगे रुको भाई इतना नहीं हो पाएगा, बहुत गरीब आदमी है, ठीक है ना, इतना नहीं हो पाएगा। तो बोला देना तो पड़ेगा सर हमको। हम बोले ठीक है, हर महीना या हर साल हम 2-2 लाख रुपया करके देंगे। तो इंस्टॉलमेंट्स में रो रो के किसी तरह से 2 लाख रुपया एक साल, फिर दे 1 साल 5 सालों में इसका चुकाया। और कोई कोई रईस भी होता है सिद्दीका की तरह, तो बोलेगा क्या बात करता है तुम, तो जब टाइम मिलेगा तुम आके पैसा ले जाएगा, 10 लाख एक बार में दे देगा। तो ये 2 मेथड हुआ। एक तो हुआ लमसम मेथड, लमसम मतलब पूरा का पूरा एक मुश्त में, मुश्त समझते हैं, पूरा का पूरा एक ही मुश्त में पूरा उठाया और ले जा अपना, आज से शकल मत दिखाना, ऐसा टाइप का। सिद्दीका वैसे भी शकल नहीं दिखा रही आज, छींक आ रहा है। तो एक मुश्त में जब हम लौटा देते हैं उसको कहते हैं लमसम मेथड। हमने डिवेंचर 1 करोड़ का मान लो इशू कर रखा है और हमने कहा 5 साल बाद इस डेट को हम रिडीम कर देंगे, तो हमने उस डेट पे रिडीम कर दिया। इसको कहते हैं एक मुश्त में पैसा देना, तो अच्छा है। दिक्कत कहाँ आती है? जब ड्रॉइंग बाय लॉट्स, यानी लॉटरी करेंगे या फिर हम किस्तों में बांटते हैं। तो किस्तों में बांटते, मान लो मेरे पास 10,000 डिवेंचर हैं और इसको हम रिडीम करना चाहते हैं, तो किस्त में हम करेंगे, थोड़ा 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 करके करेंगे। तो किस्तें किस तरह से बन सकती हैं, ये सब सवाल आएगा अंदर। किस्तें 3-4 तरह से बन सकती हैं। एक तो तरीका होता है कि चारों इंस्टॉलमेंट इक्वल कर दे, 2,500 2,500 2,500 2,500 कर दे। एक इंस्टॉलमेंट होता है कि बढ़ते क्रम में कर दे, पहले साल 1,000, फिर दूसरे साल 2,000, फिर 3,000, फिर 4,000, ऐसे कर दे, 10,000 पूरा हो गया। घटते क्रम में भी कर सकते हैं कि पहले 4,000 ले लो, फिर 3,000 ले लो, फिर 2,000 ले लो, फिर 1,000 ले लो। और रैंडम भी कर सकते हैं, पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 2.5, फिर ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, दिक्कत फंसती है हमें इसमें कि हमें हर रिडम्पशन पे देखना पड़ता है कि डीआरआई कितना बनाना है, काटना है, बनाना कितना है। डीआरआर तो पक्का है कि भाई जितना एक बार पूरा बन गया है
जैसे जैसे आप रिडीम करते जाओगे वैसे वैसे उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते चले जाओगे। लेकिन डीआरआई के लिए मैंने थोड़ी दिक्कत फंस जाती है कि डीआरआई बढ़ाना है, घटाना है कि नहीं रखना है, ये वहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो एक तीसरा मेथड हमारे पास क्या है कि परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट। अब देखो ये बड़ा अच्छा चीज है, तुमको बड़ा अजीब लगेगा क्या होता है ये, मतलब लगे ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोगों का पैसा, जैसे मान लो कुछ लोगों का पैसा भाई उनके पास में है, उन्होंने डिवेंचर खरीद लिया, नींद आ रहा है, संस्कार को नींद आ रहा है, मार दो झापट, सही हो जाएगा, आँख खुल जाएगा। मान लीजिए कि हमने एक डिवेंचर 10 डिवेंचर खरीदा है और रौनक ने भी 10 डिवेंचर खरीदा है और इसका रिडम्पशन का डेट 2029 में है, ठीक है ना। अब ये डिवेंचर 2029 में है और रौनक को अगर बाजार में, ये बाजार है, खुला बाजार है, हमने कंपनी तो हम लोग को दे के छोड़ दी है, अब इनको अचानक से पैसा का बहुत जरूरत पड़ जाएगा। अरे यार, रौनक के पास 100 डिवेंचर है, मेरे पास 100 डिवेंचर है, ये रिडम्पशन होने वाला है 2029 में और रौनक को 2027 में इसका शादी पड़ गया है। अब भाई इसके पास में पैसे की जरूरत है, तो ये चाहेगा ना कि भाई हम बाहर से लोन लेंगे, इससे अच्छा है अपना जो लोन दे रखे वही पैसा मेरा मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा कम भी मिल जाए तो अच्छा है, ब्याज तो खा ही रहे 3-4 महीना से, 3-4 साल से। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाजार में इसको बेचना चाहा कि मेरे पास एक डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, कोई खरीदना चाहता है, हम 98 बेच देंगे। तो अभिषेक को इंटरेस्ट आया कि भाई 100 रुपए का डिवेंचर है और 98 में मिल रहा है, 2 रुपए मेरा फायदा हो रहा है, हम खरीद लेते हैं। खरीद लिया, वो रखा रहेगा, उसको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये 2029 तक रखा रहा तो इसको ब्याज मिलता रहेगा और वहां पे कंपनी रिडीम कर देगी। एक तो तरीका ये हो गया। तो बाजार में ये डिवेंचर बिक रहे हैं, है ना, बाजार में अवेलेबल है। अब बाजार में अभिषेक के पास में 98 का है, अभिषेक इसका भाव लगाता है कि मेरे पास 98, ये कंपनी अच्छी है, रेगुलर हमको डिवेंचर का इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई खरीदना चाहता है, हम 105 में बेचने को तैयार है। और सिद्धिका के पास पैसा बड़ा है बहुत सारा, तो ये बोली कि ठीक है हम खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि 105 में खरीद लिया। तो अभी बाजार का भाव कितना चल रहा है, 105 रुपया। सिद्धिका रखे रखे सोची कि भाई इसका भाव बढ़ ही नहीं रहा और कोई खोदने का, अभी बोलती है 110 में बेचेंगे, कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो इन्होंने कुछ कम किया कि हम 104 में बेचेंगे, फिर भी नहीं बिक रहा। इन्होंने कम किया, फिर भी नहीं बिक रहा, यानी कंपनी की कुछ गड़बड़ है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो इन्होंने क्या किया कि कम किया, 90 रुपए में बेचने को तैयार है। तो ये मेरा पूरा कहानी का मतलब ये है कि ये डिवेंचर बाजार में बिक रहा है, हमने इशू किया है। मान लो हम आलू के किसान के खेत हैं, हम ही खेती करके किसान आलू बचाएं और आलू हम बाजार में बेच दिए, और वो ऐसा आलू है कि जो सड़ेगा नहीं, ऐसा मान के चलना, तो बिक रहा है बाजार में। और हम एक दिन बाजार में गए, ये आलू तो मेरे ही खेत का है, कितने करके बेच रहे हो? तो कह रहे हैं कि 90 रुपए करके, और हम तो 100 रुपए करके छोड़े ही थे, लाओ 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 हमको दे दो। तो कंपनी क्या करती है, इसको खरीद लेती है वापस। तो कंपनी जब बाजार में सस्ता में मिलता है, हमारा डिवेंचर बाजार में सस्ते मिल रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा है, खरीद लेंगे। खरीद लेने का मतलब क्या हो रहा है, हम पैसा चुका दिए। हमने वादा किया था कि जब आप लेके आएंगे तो हम डिवेंचर का पैसा देंगे, कुछ प्रीमियम देंगे, हम 110 का वादा करके बैठे हैं और बाजार में हमको 90 मिल रहा है, झट से खरीद लेंगे कि मेरा 20 रुपया बच गया। 10 रुपया तो पहले नीचे खरीद लिए, 100 रुपए का दाम था 20, और हमने वादा कर रखा था कि हम 110 में बेचेंगे, 110 में रिडीम करेंगे, प्रीमियम देंगे जब लेके आओगे तो, और हमको 90 में मिल रहा है तो हम नहीं खरीद लेंगे। तो इसको कहते हैं परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट। मार्केट से हमने खरीद लिया। तो मार्केट से जब हम डिवेंचर खरीद लेते हैं, अपना मार्केट से, ओपन मार्केट से अपना ही डिवेंचर खरीद रहे हैं। तो डिवेंचर अगर हम लिखते हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट होता है, जो हम इशू कर रहे हैं। तो जब हम बाजार से खरीदते हैं इसको हम ओन डिवेंचर बोलते हैं, अपना डिवेंचर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि मैंने, हम लोग मान ले कि ऐसे समझो, इधर दिखाना, हमने इस साल वादा किया कि हम 50,000 डिवेंचर को रिडीम करेंगे। हमने इस डेट को मान लो हमने वादा किया है, सितंबर को हमने वादा किया है, 30 सितंबर को हमने वादा कर रखा है कि हम 30 सितंबर 2024 तक, हो गया बीत गया डेट, फिर भी जाना, यहाँ पे रिडीम करेंगे। तो इसके पहले हम बाजार से यहां तक 29 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक हम जितना खरीद सकेंगे खरीद लेंगे बाजार से। मान लो हमने बाजार से 20,000 डिवेंचर खरीद लिया और हमने वादा कितना कर रखा था, 50 का, तो 30 और रिडीम कर देंगे तो बात बन जाएगी कि नहीं। तो ये बाजार से केवल 20 खरीदने के, बाजार से हम ऑफर देते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप बेचो जिसके जिसके पर। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? मान लो हम बाजार में ऑफर दे दें कि जिसको इसको अपना डिवेंचर बेचना है, कंपनी खरीदने को तैयार है, 90 रुपए में खरीद रही है, जिसको इसको बेचना बेचो।
तो जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, जो लोग गुटखा खा के गाल सड़ा लिए हैं, उनको कैंसर का ऑपरेशन कराना है, वो तो अपना डिवेंचर बेचेंगे। पिक्चर देखने जाओ तो आधा घंटा यही दिखाता है। एक जन को ले गए पिक्चर दिखाने के लिए और कहते हैं मन घिना जाता है, तो हम बोले भाई बाहर ही रहो, बाहर ही रहो, जब तक दिखा ले, फूकना फाकना जब तक हो जाए, गुटका उटका हो जाए, तब तुम अंदर आना। ठीक है, तो खैर ये जिनको पैसे की जरूरत है, पैसा तो सभी को जरूरत है, जिसको बहुत अर्जेंट होगा वो अपना डिवेंचर सस्ता में ला करके दे देगा कि कंपनी मांग रही है और 90 देने को तैयार है, हमारा पैसा दे दो भैया, हम इंतजार नहीं कर सकते सितंबर तक का, ठीक है ना, मेरे को अर्जेंट आज भी पैसे की जरूरत है ना, तो हम अपना डिवेंचर खरीदे। और ये जब डिवेंचर खरीदे तो मेरे पास दो ऑप्शन होता है, एक तो उसको कैंसिल कर दो या एज अ इन्वेस्टमेंट उसको रखे रहो, कि हमने सस्ता में इन्वेस्टमेंट खरीद लिया है। हम बाजार से बहुत सारा शेयर वेयर खरीदते हैं, अपना ही डिवेंचर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर दिए, क्या दिक्कत है। तो अटपटा लग रहा है ये सुनने में कि भाई ये कैसा मजाक चल रहा है, आप ही बेच रहे हैं, आप ही खरीद रहे हैं, तो ये इसको ऐसे समझो कि हम किसी के मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हमने तुमको बेचा था और हम तुमको एक तो बेचे थे कि ये सामान रखो, हम 2029 में मेरा सामान लौटाना, तुमको 100 रुपए देंगे, तुम कह रहे हो नहीं सर हम उतना दिन नहीं रुक पाएंगे, हम बोले अभी दोगे तो हम 10 रुपए कम लेंगे, हम लाइए मेरा सामान, हम 10 रुपए लेने को तैयार है। तो ऐसा है, तो यहाँ पे एक तो परचेज ऑफ, यही तीन आपके मेथड में है। और इसके अलावा सीबीएसई में एक बार और जोड़ दिया था कि कन्वर्जन, कि भाई कन्वर्ट करने का मतलब है कि डिवेंचर रिडीम हो गया, हमारे पास डिवेंचर है और डेट आया और हमने क्या किया, इसको उसको कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट कर दिया तो डिवेंचर से कन्वर्ट होके क्या बन गया, वो इक्विटी बन गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अब किसी से अपने मैम से पूछिएगा, वही मेरी दुश्मन वाली मैम जैसे पोत के आती है ना, उनसे पूछना कि डिवेंचर क्या है, लाइबिलिटी है कि नहीं है, जब कहेंगी हाँ तो बता देना कि नहीं सब डिवेंचर लाइबिलिटी नहीं होता है, सारा डिवेंचर लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, अगले दिन से हम लोग पहले मेथड पे शुरू करेंगे। अच्छा, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।